हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट है उसकी तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं, जब से फॉर्म आई है तभी से। तो हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, ये पेड टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इससे पहले हमने पेड टेस्ट में ये 7वां टेस्ट लगभग है। तो ये 7वां टेस्ट का सॉल्यूशन है, जो कि बाइलिंगुअल टेस्ट होगा। ठीक है, उसका ये सॉल्यूशन है। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिया है। तो मैं इसके जो सहारे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेड टेस्ट है उसका लेवल कैसा होता है और किस तरह से उसमें सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। और जो इसके बाद मैं एक अलग से ग्रुप सोचा हूँ, वो बनेगा जिसमें सिर्फ प्री के लिए 10 टेस्ट दिए जाएंगे। 10 टेस्ट दिए जाएंगे, उसी का एक डेमो है, मतलब पहला टेस्ट है। तो आप देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को बता दें हमारे चैनल के बारे में, जिससे उन्हें भी जो हमारा कंटेंट है उसका लाभ ले सकें और जो अपनी जो जॉब है उसको सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका क्यूआर कोड का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है और जो चैनल का लिंक है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप है, जो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, इसका प्राइस क्या होगा, तो 149 होगा। ठीक है, और जो उसके साथ जो पीडीएफ होगा उसके साथ डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इन जो पेमेंट मेथड है उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम का जो पेड ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं। और उसके बाद आप जो इस अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। ये जो टेस्ट होगा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगा, तो आप इससे अपने आप को परख जरूर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि इंटरेस्टेड हो तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्माकल्चर, ठीक है, पर्माकल्चर जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सी प्रकार के कृषि के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजिकल जो कृषि होती है, पारिस्थितिकी कृषि जो होती है उसके लिए ये जो नाम है पर्माकल्चर ये यूज किया जाता है। हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन का लेवल दिखाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। आप जो एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ मिलेगा उससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन किस तरह का होता है। जैसे ये बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, जैसे पर्माकल्चर तो इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी कृषि, और इस सवाल से संबंधित जितने भी सवाल बनने की संभावनाएं होती हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। जैसे सिल्वीकल्चर क्या कहते हैं, पोमोलॉजी क्या है, पोलिनोलॉजी क्या है, फाइकोलॉजी क्या है, फार्मेकोलॉजी क्या है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी बाइलिंगुअल में। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन का स्तर किस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होता है उससे कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये कई जगह सवाल पूछा जाता है, क्वास्टियोकर, और एक मेरास्मस भी होता है जो प्रोटीन की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मनुष्य है जो कि अपना मेमोरी लॉस कर बैठा है, तो उसका जो मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। ठीक है, मेमोरी लॉस जब होता है तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट जो होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट करता है, तो वो करता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, कौन करता है, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग समानता मतलब सेक्स इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाल हरित वर्णांधता और हीमोफीलिया मतलब रेड ग्रीन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, और जो हीमोफीलिया होता है वो इनहेरिटेंस में आपको मिलता है, और खास करके जो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है वो मदर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है, इसेंशियल जो फैटी एसिड है वो कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो इसेंशियल फैटी एसिड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी लिनोलिक एसिड जो है वो जो इसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, जो हमारा जो फूड है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से होता है। ठीक है, 3 टाइप का इसमें न्यूट्रिएंट्स पार्ट होते हैं, तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो उसी में जो फैट है फैटी एसिड में लिनोलिक अम्ल इसेंशियल फैटी एसिड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ठीक है, कौन सा जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो केसरी स्टार्ट हुआ था और एक मराठा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसका उल्टा आप याद रखेंगे कि मराठा जो था वो इंग्लिश में था और जो केसरी था वो किस में था? तो केसरी मराठी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो किन दो नदियों से इसको पानी मिलता है? सतलज व्यास, रावी व्यास, रावी चिनाब या केवल व्यास? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। जो इसको पानी कहाँ से मिलता है? तो सतलज से मिलता है और व्यास नदी से मिलती है। जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें जो 6 नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इसमें से जो 6 नदियाँ हैं उन्हीं से ये इनमें से सतलज और व्यास से इसमें इसको पानी मिलता है। ये 6 सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो व्यास और सतलज से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। ये जो नहर है ये राजस्थान में खास करके जो राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र हैं जैसे गंगानगर जिला ये सब हो गया, इस सबको यहाँ से पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है? ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसने भारत में राज्य करने के लिए कई सारे अधिनियम और एक्ट लाए थे। तो उनमें से कौन सा एक्ट था जिसमें धार्मिक अलगावों को, जो धार्मिक संप्रदाय था उनको अलग करने की जो पॉलिसी उसमें थी? तो कौन सा था? तो ये एक बच्चा भी बता सकता है, ये सबसे आसान सवाल यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1919 अधिनियम जो है इसको जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो ये वाला जो है इसमें दो धार्मिक संप्रदाय और अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित अलगाववादी प्रथा को स्टार्ट किया गया था। 1861 जो अधिनियम है, इससे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि जो गवर्नर जनरल था उसको जो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति मिली थी वो 1861 से ही मिला है। और यहाँ कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है कि भारत में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिली है वो 1935 एक्ट से मिली है। ठीक है, प्रेसिडेंट को कहाँ से मिली है? 1935 से, और जो गवर्नर जनरल है उसको 1861 के अधिनियम से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी संस्थाएं जो हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूशन जो है, वो इसकी स्थापना कौन से संविधान संशोधन से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 97वां संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि ये जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है उसमें जो 43 का ख है या 43B इसे कह सकते हैं, उसमें ही जो सहकारी संस्थाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। और इसे कब लाया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन। जो 91वां संविधान संशोधन है वो जानते हैं कि आप 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके जो लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा का 15% से ज़्यादा नहीं होता है। इसमें प्रधानमंत्री को इंक्लूड किया जाता है। जो 86वां संविधान संशोधन है ये जो शिक्षा का जो अधिकार है उससे संबंधित है। और जो 100वां संविधान संशोधन है ये बांग्लादेश के साथ भारत का जो डिस्प्यूट था उसको समाप्त किया गया था। और एक 99वां संविधान संशोधन जो है वो किस लिए आया था? तो जजों को अपॉइंटमेंट के लिए आया था, जो कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्टक डाउन कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा पद जो था उसको समाप्त करने के लिए घोषणा की थी? ठीक है, ऑल इंडिया जो सर्विस होता है उसको समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी। कौन सा आयोग? सरकारिया, पुंछी, राजमंड्रा या गोईपुरा आयोग? तो जो राजमंड्रा आयोग था, जो कि तमिलनाडु जो सरकार थी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1969 में जो सेंट्रल और स्टेट जो डिस्प्यूट होते थे उनके लिए ये किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इसी ने सिफारिश की थी कि जितने भी जो अखिल भारतीय सेवा पद हैं उनको समाप्त करने की इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। जो सरकारिया आयोग है वो भी राज्य के जो राज्य और सेंट्रल के रिलेशनशिप पे ही सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जो कि 1983 ईस्वी में किया गया था। वहीं जो पुंछी आयोग की बात करें, जो पुंछी कमीशन है, पुंछी कमीशन जो है इसको आपको जो इसका जो पुंछी कमीशन है उसको 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और 2010 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 2010 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। वहीं गोईपोरिया समिति की बात करें, गोईपोरिया कमीशन की यदि बात करें, तो गोईपोरिया कमीशन जो है वो बैंक में ग्राहकों को जो सुविधाएं दी जाती है उसको बेहतर करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था। तो ये कमीशन किससे रिलेटेड है? तो ये बैंक से रिलेटेड है। और बाकी जो 3 कमीशन है, जो सरकारिया कमीशन है या पुंछी कमीशन है, ठीक है, पुंछी कमीशन है, और जो राजमंड्रा कमीशन है या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन जो है इसके बारे में कौन सा सही है? तो रूस, चीन, कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, तो ये सही है। पाकिस्तान, भारत संघाई सहयोग संगठन है उसके अस्थाई सदस्य हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान में मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है? ठीक है, जो संविधान है उसमें किसी को भी विशेष अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में अपना विशेष अधिकार कहे कि ये हमारा है, तो ये किसी को नहीं है। आप जानते हैं कि भारत लगभग 60 देशों के संविधान के जो पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है, और जो भारत का संविधान है वो 1935 के एक्ट का लगभग 75% से अधिक इसी एक्ट से लिया गया है, 1975 के एक्ट से। तो इसी पर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, नो वन हैज एनी स्पेशल राइट इन रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसे जो फार्मिंग स्पेशलाइज होता है सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए, उसको कौन सी फार्मिंग बोलते हैं? तो उसको ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग। ठीक है, ट्रक फार्मिंग इसको बोलते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है, सब्जियों के उत्पादन में आप जानते हैं अभी डेटा चेंज हो गया है। जो यूपी है वो सबसे ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल दूसरा नंबर पर चला गया है, पहले ये पहले नंबर पे आता था। उसके बाद जो मिश्रित खेती ऑप्शन में दिया गया है उसकी यदि चर्चा करें तो मिश्रित खेती होती है कि एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक यदि फसलों को उगाया जाए। ठीक है, एक ही खेत में एक ही मौसम में यदि 2 या 2 से अधिक जो फसल है उसके उगाया जाए तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है, मिश्रित खेती उसे कहा जाता है। जो सामूहिक खेती है वो भी सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सामूहिक खेती किसे कहते हैं? जो कलेक्टिव फार्मिंग होते हैं वो किसे कहते हैं? तो सामूहिक जो कृषि होती है वो कहते हैं कि जब कई सारे किसान मिलकर अपनी भागीदारी से जब कृषि फार्म चलाते हैं तो उसको बोला जाता है सामूहिक कृषि। ठीक है, सामूहिक कृषि उसे बोलते हैं। जो कोल्ड स्टोर है इसकी कमी से भारत में सब्जियों का बड़ा सारा भाग सब्जियों का खराब हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज की कमी से ही अभी एक एग्जाम में यह स्टेटमेंट देके पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से जो किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का आपको स्थापत्य शैली द्रविड़ शैली का मिलता है? जो भारत है इसमें 3 प्रकार की शैलियाँ मिलती है। द्रविड़ शैली, ठीक है, ये द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। ठीक है, ये 3 प्रकार की भारत में शैलियाँ मिलती हैं। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया में, जो नागर शैली है वो नॉर्थ इंडिया में, और जो बीच के जो पार्ट होता है उसमें बेसर शैली आपको देखने को मिलती है। तो ये 3 प्रकार के जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो भारत में देखने को लिए मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है द्रविड़ स्थापत्य, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा द्रविडियन कला हो सकता है। तो आप जानते हैं कि हम्पी जो है वो कर्नाटक में है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो हम्पी हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, एरोला जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कोणार्क जो है वो उड़ीसा में है, और खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर जो चंदेलों को द्वारा बनाया गया था वो बहुत यहाँ के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहते हैं? ठीक है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी है जो कौन से स्थान को बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। कई जगह ये सवाल पूछा गया है, अवध में। ठीक है, कहाँ किसको बोलते हैं? अवध में। ऐसा क्यों कहा जाता है कि नर्सरी ऑफ द बंगाल जो है वो अवध था? तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार था वो बंगाल में शासन करता था, तो उस समय जो यहाँ का जो अधिकतर जो सैनिक हुआ करते थे, जो मिलिट्री हुआ करती थी, आर्मी हुआ करती थी, वो कहाँ से लिए जाते थे? तो वो अवध से ही भर्ती किए जाते थे। कहाँ से किए जाते थे? अवध से किए जाते थे। 1857 से ये पहले की बात है, लेकिन 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 की जब क्रांति हुई, तो उसके बाद जो अवध से जो रेशियो था उसको कम कर दिया गया था। पहले 5:1 के रेशियो में हुआ करता था, तो उसके बाद 2:1 के रेशियो में इसे बदल दिया गया था। और पील आयोग, ठीक है, पील कमीशन था, इसी के लिए एस्टेब्लिश किया गया था, जो सेना का जो रेशियो है उसे कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसएलवी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप पीएसएलवी जानते होंगे, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो उसी तरह से जीएसएलवी है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छुई मुई जो टच मी नॉट पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ जो छुई मुई है टच मी नॉट पौधा उसका साइंटिफिक नेम कौन सा है? तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मिमोसा पुडिका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। क्या होता है? मिमोसा पुडिका। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, ये बिहार दरोगा के मेंस में पूछा गया था। ठीक है, बिहार दरोगा के मेंस में ये सवाल पूछा गया था, वहीं से मैंने इसे उठाया है। तो मिमोसा पुडिका इसे वैज्ञानिक नाम इसका दिया गया है। कई सारे वैज्ञानिक नाम हैं जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं का ट्रिटिकम सटाइवम होता है, चावल का ओराजी सटाइवम होता है, साल का सोरिया रोबुस्टा होता है, सर्पगंधा का रॉफूलिया स्पेंट्रेंटा होता है। उसी तरह जो सेब है उसका मेलस डोमेस्टिका होता है। तो इस तरह से आप जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं उनको आपको नाम याद रखना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालकता है ये कब उत्पन्न किए जाते हैं? जो सुपर कंडक्टिविटी होती है ये कब होती है? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा कि अति निम्न ताप पर जब वस्तु को ठंडा किया जाता है तो इससे जो सुपर कंडक्टिविटी है वो पैदा लेती है। जो चालकता होती है, अति चालकता होती है, इसमें जो प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी है उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो शून्य हो जाता है। वहीं जो निम्न ताप जिस पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उसे क्रांतिक ताप बोलते हैं। जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। जो चालक का प्रतिरोध है, यदि तापमान बढ़े, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ने से जो चालक का रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है और टेम्परेचर घटने से चालक का जो रेसिस्टेंस है वो घटता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि का जो पिच होता है, पिच के ही कारण जो ध्वनि है आपको पतली और मोटी सुनाई देती है। किसी की ध्वनि में जो श्रिलनेस होती है, पतली और जो मोटी सुनाई देती है, वो पिच के ही कारण होता है। तो पिच किस पर निर्भर करता है? तो पिच निर्भर करता है आयाम और आवृत्ति पे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे जो पिच है वो डिपेंड करता है। यदि कोई साउंड है उसका यदि पिच अधिक हो, ठीक है, कोई साउंड है उसका यदि पिच अधिक हो, तो ऐसी पिच अधिक होने पर उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो भी अधिक हो जाती है और उसका जो साउंड होता है उसमें श्रिलनेस आ जाती है, उसमें पतलापन आ जाता है। ठीक है, उसकी आवाज़ जो होती है वो पतली होती है, जैसे लड़कियों और बच्चों में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी का उल्टा वाइस वर्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि का जो तरत्व है वो आवृत्ति का समानुपाती होता है। ठीक है, याद रखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति का, और जो एम्पलीट्यूड है आयाम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, जो अस्थायी कठोरता होती है, हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। CaCl2 और CaSO4 ये दोनों की उपस्थिति के कारण ही जो अस्थायी कठोरता जल की होती है वो होती है। ये जो होते हैं वो अस्थायी कठोरता जो जल की होती है वो कैल्शियम, ठीक है, जल की कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे अब देख सकते हैं ये Cl2 क्लोराइड और ये सल्फाइड। ये जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड जो उपस्थित यदि जल में हो तो उससे जो जल की अस्थायी कठोरता होती है, जो जल की अस्थायी कठोरता होती है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो इसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर इसे उबाला जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डालकर जब जल को उबाल देंगे तो उसकी अस्थायी कठोरता हट जाएगी। वहीं जो अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है, अस्थायी जो कठोरता होती है, जो परमानेंट कठोरता नहीं, अस्थायी जो कठोरता होती है, उसके लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको दूर करने के लिए नॉर्मली आप यदि जल को उबाल भी देंगे तो ये जो अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है नॉर्मली उबाल देने से ही। लेकिन जो अस्थायी कठोरता होती है उसको जो सोडियम कार्बोनेट है उसको मिलाकर जल को उबालेंगे तो इसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। ये दोनों सवाल हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में BSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, BSSC जो CGL हुआ था, ठीक है, उसमें ये सवाल पूछा गया था। 5 अक्टूबर वाला जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। 5 मार्च वाला, माफ़ करिएगा, अक्टूबर मैंने बोल दिया था, 5 मार्च वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति हो जो है उसके द्वारा अध्यादेश जो जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति जारी करता है, उसको संसद के द्वारा कितना समय दिया जाता है उसको पारित करने के लिए? इतने समय में आपको पारित कर देना होगा, अन्यथा वो अध्यादेश है वो समाप्त कर दिया जाता है। तो 6 महीने का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 6 महीने का समय मिलता है। 6 महीने के अंदर यदि संसद के द्वारा इसे पारित नहीं कर दिया गया तो ये जो लॉ है वो खत्म कर दिया जाता है। अध्यादेश तब पारित किया जाता है जब सदन का जो सत्र नहीं चल रहा हो, जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो नहीं चल
रहा हो, तो उस समय यदि कोई कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 की सहारा लेकर, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 है, जो कि एक्ट 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके तहत लाया गया था। इसी का सहारा लेकर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो कि संसद के द्वारा 6 महीने के अंदर इसे पारित करना होता है। और ये जो चल कितना दिन तक सकता है, तो 6 माह तक जो संसद का सत्र चले, संसद का जो सत्र स्टार्ट हो जाए उसके बाद 6 सप्ताह तक ये चलेगा, ठीक है। 6 वीक से ज़्यादा इसे जो एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, यदि इसे 6 महीने के अंदर पारित ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो है आरआरबी जो है वो, और नाबार्ड जो है वो किस शाक्य स्रोत का उदाहरण है, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। नाबार्ड जो है वो किस क्रेडिट सोर्स का एग्जाम्पल है, संस्थागत, गैर संस्थागत या दोनों, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल या बोथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ये संस्थागत स्रोत है, ठीक है। कैसा स्रोत है, संस्थागत। जो नाबार्ड है वो एग्रीकल्चर का सबसे उच्च जो बैंक होता है वो है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। 12 जुलाई 1982 की शिवरमन कमेटी की सिफारिश पे की गया था, ठीक है। वहीं जो रीजनल रूरल बैंक है आरआरबी है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये भी आपको बात याद रखनी है, 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड जो राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब जो होता है, ये दोनों के बीच के अंतर किसके बराबर होता है। तो ये कई बार सवाल ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, पूंजी मूल्यह्रास, ठीक है, कैपिटल डिप्रेशंस, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो होता है वो भारत में कब होता है, 48, 49, 50, 51। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा 1949। पीसी महालनोबिस जो कि योजना आयोग जो है अपना है, उसका जो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है, 5 ईयर प्लान जो होता था, उसका जो सेकंड प्लान है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ही आधारित है। तो वही पीसी महालनोबिस जिनकी अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और पहली बार जो राष्ट्रीय है उसकी गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जो कि उन्होंने 20 रुपये बताया था। जो पीसी महालनोबिस है, पीसी महालनोबिस की जो जन्मदिन होता है 29 जुलाई, ठीक है, 29 जून, जुलाई नहीं 29 जून को जो सांख्यिकी दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस होता है वो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और अथॉरिटी है। तो नीचे कोड दिया गया है, उसी हिसाब से आप चूज करेंगे कौन सा है जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और कौन नहीं है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसका जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये है जिसकी चर्चा 243 में की गई है। 243 के अंदर कई सारे जो सब पार्ट है उसमें इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग जो है वो भी 243 में ही चर्चा की गई है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भी 243 में किया गया है। उसके जो जिला पंचायत है इसकी चर्चा भी 243 में की गई है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है इसका संविधान में कोई चर्चा नहीं किया गया है। तो जो 4 है वो इसका आंसर नहीं बनेगा। तो 1, 2, 3 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है 1, 2, 3। इसीलिए जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इजराइल का एक पोर्ट है जिसे हाइफा पोर्ट कहा जाता है, हाइफा पोर्ट उसका नाम है, ठीक है। इजराइल का एक पोर्ट है जिसे हाइफा पोर्ट इसका नाम है। इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप करने के लिए इसको एक्वायर किया है, ठीक है। कौन सी कंपनी को इसका जो मिला है, हाइफा अधिग्रहण किया है, कौन सी कंपनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो हिंदी है, ठीक है। आप सिलेबस में देखेंगे कि हिंदी से आपके 15 सवाल आएंगे। तो हिंदी में आप कोशिश करेंगे कि 14 तक सही करने का हम प्रयास करें। तो देखते हैं हिंदी के हम सवालों को कि कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध है, ठीक है। स्पेलिंग है उससे संबंधित सवाल है। तो ये 46 जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वचन जो होता है वो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो नंबर होता है, जो वचन होता है, इसका एक वचन, दो वचन, बहुवचन जो होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम, अलंकार या विशेषण के लिए नहीं, ये संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा को, वचन को निर्धारित करते हैं, जैसे एक व्यक्ति और दो व्यक्ति, ठीक है, या फिर बहुत व्यक्ति। इस तरह से आप संज्ञा, वचन जो है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधा जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये नहीं पे ध्यान देंगे, नहीं किया जा सकता है। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन किसके लिए नहीं किया जा सकता है। जो सर्वनाम के लिए नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। सर्वनाम जो प्रोनाउन होता है उसका यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ नॉन, ठीक है, नॉन के बदले इसका प्रयोग किया जाता है, तो सीधा जो है वो सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोभी जो किस विधि से निर्मित विशेषण है। जो लोभी है एक एडजेक्टिव है, ठीक है, लोभी है जो एक एडजेक्टिव है, तो ये कैसे बना है एडजेक्टिव, तो नाउन से ये एडजेक्टिव बना है, ठीक है, नाउन से बना है, मतलब संज्ञा विधि से इसका जो बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा कि नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव जो है वो लोभी है, लोभ से लोभी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन में या किसमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया, ठीक है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो आप नॉर्मली इसे पहचान सकते हैं कि अकर्मक क्रिया उसमें बोलते हैं जिसमें कोई फिजिकली जो एक्टिविटी है वो ना हो, तो आप उसको नॉर्मली पहचान सकते हैं। ऐसे ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिशु सो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। बाकी जो बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्र लिख रहा है, ये सब जो सकर्मक क्रियाएं हैं, इसमें कोई काम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन सो रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इस कारण ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। उभयलिंगी उसको बोलते हैं जो पुरुष, ठीक है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज जो किया जाए उसको उभयलिंगी बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, इस कारण से ये उभयलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसका सिंगुलर या प्लुरल में नहीं, हमेशा प्लुरल में ही यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा शब्द है, तो वो ऑप्शन नंबर सी जो दर्शन है वो शब्द है। आपको ये सब शब्द याद करने पड़ेंगे। कई सारे शब्द होते हैं जैसे प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, ये सारे जो होते हैं ये सामान्यतः यही सारे आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इस कारण से मैंने इनको बता दिया। एक बार फिर से आप सुन ले, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश, आंसू, ओठ, दाम, अक्षर, ये सारे हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, एक तो भूतकाल में होना चाहिए, ठीक है, पास्ट टेंस में होना चाहिए, और उसके बाद भी उसमें संदिग्ध होना चाहिए, वो काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो कोई श्योरिटी इसमें नहीं हुई हो, तो वो उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा कि मैंने वहीं सामान रखा होगा, ठीक है, होगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि मैंने वहीं रखा है, तो रखा होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने उसे छल से पराजित किया है। इसमें छल जो शब्द है इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, छल से मतलब करण जो है वो प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय जो शब्द है इसमें कौन से संधि का प्रयोग किया गया है। जो संधि होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनमें कौन सा संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि, इसमें कौन से संधि है जो प्रयोग किया गया है पुस्तकालय में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, दीर्घ संधि। ठीक है, पुस्तकालय जो होता है उसका संधि विग्रह यदि आप करेंगे तो इसका संधि विग्रह होता है पुस्तक जोड़ आलय, ठीक है, पुस्तक जोड़ आलय, तो पुस्तक जोड़ आलय है पुस्तकालय, इसमें आपको दीर्घ संधि देखने को मिलता है। जो दीर्घ संधि होता है ये ह्रस्व या दीर्घ जो होता है उसके बाद समान स्वर
मतलब ह्रस्व या दीर्घ ही आए, तो इन दोनों को जो मिलाकर बनता है उसे आप उससे जो बनता है उसे दीर्घ संधि बोलते हैं। या जब ग्रामर पढ़ेंगे तो इसको आप आसानी से सीख सकते हैं संधि को, और आसानी से आप इसे पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास विग्रह और उसके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही वाक्य का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाक्य भरा जाएगा उसको चयन करें। तो देशभक्ति का समास विग्रह करना है। ठीक है, देशभक्ति है उसको विग्रह करें। तो देशभक्ति का होता है कि देश के लिए भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति। तो ये तो ऑप्शन बन रहा है डी में, और एक ही ऑप्शन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा कि देश के लिए भक्ति। और ये जो समास कैसा है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये ऐसे ही जो संप्रदान है वो डिवाइड आगे जाकर डिवाइड होता है, उसमें संप्रदान में तत्पुरुष जो होता है वो समास ये बनता है, देश के लिए भक्ति। जो नेक्स्ट है इसमें आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज के अनुसार ही आपको जो शब्द है, जो पैसेज है उसके अनुसार आपको इसके बाद 5 प्रश्न दिए जाएंगे, तो आपको उनको हल करना है। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इन जो प्रश्न है उसको आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपके जो पैसेज पढ़ने के बाद आप जो पढ़ेंगे तो आसानी से ये हल हो जाएंगे, आसान से सवाल होते हैं। तो पहला का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि भारतीय जो हमारी शिक्षा का माध्यम है वो भारतीय भाषा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का संपादन ध्वनित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का स्वनित्व हो। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा का सन्निवेश हो। जब आप ये गद्यांश पढ़ेंगे तो उपयुक्त गद्यांश का एक सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसका शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, हमारी संस्कृति परंपरा। ये जब आप जो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का जो कारण है वो क्या है। तो हम भारतीय समाज को सर्वोपरि स्थान नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी संस्कृति जो राष्ट्रीय संस्कृति की परंपराओं के साथ साथ जुड़ना चाहिए, क्यों जुड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय नव्य समाज से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, भारतीय नव्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर सेक्शन से है। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर सेक्शन से आपके जो सिलेबस है उसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इन 10 सवालों को किस तरह के ये सवाल हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सीपीयू जो है, ठीक है, जो सेंट्रल फंडामेंटल जो यूनिट होता है, जो सीपीयू होता है, वो किस किस चीज़ों को उसमें समाहित होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है और प्राइमरी स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर है जिसको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। तो वो एनालॉग कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। एनालॉग कंप्यूटर है, इसको कोई भी रिक्वायर नहीं होता है स्टोरेज डिवाइस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज़ जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो कीबोर्ड होता है विंडो में, वो किस लिए नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, नॉट यूज्ड। ठीक है, किसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो चूजिंग द डायलॉग बॉक्स इसके लिए किया जा सकता है। कैंसलिंग द कमांड इसके लिए किया जा सकता है। क्लोज द सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट तो इसके लिए भी किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर बनेगा कि रन ए सेलेक्ट कमांड, कोई सेलेक्टेड कमांड आपकी यदि आपको चलाना है तो जो विंडो का कीबोर्ड होता है ईज कीबोर्ड, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी स्टोरेज को क्या कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है उसको रैम बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसी तरह से रीड ओनली मेमोरी भी, रोम भी आता है। ये आप अपना फ़ोन जो यूज़ करते हैं उसकी सहायता से आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड का जो डेवलपमेंट हुआ था, जो कौन से लैंग्वेज से डेवलप हुआ है एंड्रॉयड, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड्रॉयड का वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसमें जो एंड्रॉयड का जो विकास हुआ था वो जावा से ही हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। वो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है डेट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विस टू कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, ठीक है, वो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है, आपको प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकी टॉकी जो होता है, वॉकी टॉकी वो किस प्रकार का एग्जांपल है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन जो चैनल है उसका एग्जांपल है। तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो कई प्रकार के हो, जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, मीडियम डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मीडियम डुप्लेक्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है, ठीक है, ये नहीं होगा, मीडियम डुप्लेक्स इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ होने के कारण ये हुआ, ऑप्शन नंबर जो मीडियम डुप्लेक्स जो आंसर इसका नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा इसका? मीडियम डुप्लेक्स आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। कौन सा? हाफ डुप्लेक्स, याद रखेंगे, एक बार करेक्ट कर लेंगे, हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जो शुरुआत हुआ था, इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इंटरनेट का स्टार्ट यूएस सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया था, यूएस सिक्योरिटी फोर्स के नेटवर्क के रूप में इसका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि भारत में जो इंटरनेट है उसका शुरुआत कब किया गया था। तो भारत में इंटरनेट का शुरुआत 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को किया गया था, ठीक है, 15 अगस्त 1995। जो विदेशी संचार लिमिटेड थी, ठीक है, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, इसी के द्वारा 15 अगस्त 1995 ईस्वी को भारत में इंटरनेट सुविधा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट इंटायर रो इन एमएस एक्सेल, ठीक है। एमएस एक्सेल में आपको पूरा रो, ठीक है, रो और कॉलम होता है, ठीक है। तो रो और कॉलम में यदि पूरा रो को आपको सिलेक्ट करना है, पूरा रो को यदि आपको सिलेक्ट करना है, तो एमएस एक्सेल में कौन से जो शॉर्टकट कीवर्ड होते हैं उसको आपको यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस से आप इंटायर रो को सिलेक्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि एक स्टैंडर्ड जो होता है, जो स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें स्टार्ट का जो मेनू होता है वो क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में जो स्टार्ट का मेनू होता है वो क्या होता है। तो ये सेट ऑफ ऑप्शन और कमांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा, जो सेट ऑफ ऑप्शन एंड कमांड इसका आंसर होगा। तो हमने कंप्यूटर के 10 सवाल को देख लिया। तो इस तरह के जो सेट में कंप्यूटर के 10 सवाल पूछे जाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, जो कि 25 सवाल इसमें मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिसका मैथ और रीजनिंग मैं सामान्यतः जो लेता हूँ वो मैथ के जो सवाल होते हैं वो 15 लेता हूँ और जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो 10 लेता हूँ। लेकिन ये जो सेट है इसमें मैंने मैथ के सवाल 19 लिए हैं और रीजनिंग के सवाल 6 लिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग किस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, कौन सा लेवल होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ऐसे सवालों को आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं या फिर वैल्यू पुट कर आप कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे, तो 4 मान लेते हैं कि 4 जो कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार जो क्रमागत नंबर है वो x है, x+1 है, x+2 है और जो लास्ट है वो x+3 है, ठीक है। इस तरह से आप 4 जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि एक जब वैल्यू रखेंगे तो कौन सा मान आता है। तो जब आप एक वैल्यू रखेंगे तो इसका जो आंसर होगा, जो गुणनफल इसका होगा, गुना जो होगा, ठीक है, इसका गुना करना है तो इसका गुना 1 रखेंगे तो 24 आएगा। x के वैल्यू यदि आप 2 रखेंगे, x का वैल्यू यदि आप 2 रखते हैं तो 120 आएगा। वहीं इसी तरह से आप जब x का वैल्यू 3 रखेंगे, x का वैल्यू आप जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे 360 आपको जो वैल्यू है वो मिलेगा। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये हमेशा 24 से कटेगा, ठीक है, ये जो नंबर है हमेशा 24 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर बनेगा 24। ऑप्शन जो है उसका क्रम थोड़ा सा उल्टा है तो आप ध्यान रखेंगे, 24 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एपी से है कि एक सीरीज है, इसमें व्हाट विल बी द 10th नंबर, ठीक है, 10th नंबर। तो आप एपी का एक फार्मूला है वो याद रख सकते हैं कि T10th हमको निकालना है। तो एक एपी का फार्मूला होता है कि a प्लस n-1 इंटू
डी। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, 10वां में आप 10वीं जो कक्षा है उसमें आप इसे बखूबी पढ़े होंगे। तो T10 हमको निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो आपको 9 यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो डी है मतलब कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ से 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं। यहाँ से आप यदि हल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 75 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 75। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। फिर से ऑप्शन का क्रम में गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर बी 75 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या 4/-9 -60/18 5/-6 -2/3 को आरोही क्रम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, तो इसमें से आपको चूज करना है कि सबसे छोटी कौन है। तो इसका सबसे आसान जो तरीका होता है वो आप इस तरह से गुना करके देख लेंगे। इस तरह से आप अंकों को लिख लें, उसके बाद आप इसे गुना कर देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से गुना करेंगे कि 18 चौके 72 और 9 सत्ते 63। तो इसमें से कौन सा छोटा है, तो ये 63 वाला सोचा है, मतलब हमारा 7/18 जो है वो 4/-9 से छोटा है। तो ये इस तरह से आप जब चेक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो सी आपका आंसर बनेगा। 5/6 है जो सबसे छोटा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या, ये 0 नहीं है, पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक टाउन में पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या टोटल है वो पॉपुलेशन टोटल 8000 है। मेल का जो इंक्रीज करता है 8% से, और जो फीमेल है उसको 12% से इंक्रीज करता है, तो पॉपुलेशन जो है वो 8680 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स वो है जो टाउन में वो कितने हैं। तो इस तरह के सवालों के लिए आप एलिगेशन सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उसके बाद 12% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी प्रतिशत में ही चाहिए। तो आप बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 8000 से 680 बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है 680 कितना में बढ़ा है 8000 में बढ़ा है। तो यहाँ से आप परसेंटेज यदि निकाल देंगे तो परसेंटेज निकालने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 17/12। ठीक है, 17/12, यहाँ पॉइंट में ना करें नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। इस तरह से जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पे आएगा, घटाने के बाद आता है, आप जानते हैं कि घटाने के बाद वैल्यू आता है। यहाँ जो रेशियो बनेगा वो 7:1 का हो जाएगा। तो 7:1 जो होगा वो लास्ट की जो संख्या होती है वो होती है। तो 8 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 8 का वैल्यू 8000 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 1000 होगा, तो 1 का वैल्यू 1000 होगा। 1 जो है वो महिलाओं की संख्या है, तो इसीलिए आप हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंक में से, दो ये नहीं है, अधिकतम अंक में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में वो 75% है। ठीक है, यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता तो वह इसका उत्तर, और यदि वह उसका छात्र जो है वो उसका उत्तर सही देता तो उसका जो प्राप्तांक है प्रतिशत वो 76% हो जाता। तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम कितने अंक थे। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप मान लेंगे कि पूर्णांक कितना है 1 से, गलतियां नहीं होंगी। ऐसे ट्रिक से बनाएंगे तो गलती की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अब आपके एग्जाम में समय भी काफ़ी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मान लें कि पूर्णांक x है और प्राप्तांक y है। ठीक है, मान लें कि टोटल x है उसमें से y अंक प्राप्त करता है। तो ठीक है, तो इस तरह से x/y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो x/y 75/100 हो जाएगा, मतलब 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से आप यदि y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू 3x/4 आ जाएगा। हमारा y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3x/4 हो जाएगा। इस तरह से आप फिर से उसी तरह से आप y/x कर देंगे, और इस बार एक हमको बढ़ा देना है, एक यहाँ बढ़ा देंगे, एक यहाँ बढ़ा देंगे। इस तरह से जो हमारा जो वैल्यू बनता है वो 76/100 बन जाता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 24 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आप इसे सॉल्व कर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये BSSC में पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल BSSC में ही पूछा गया था, जो 5 मार्च का एग्जाम होता है, एग्जाम उसमें पूछा गया था। तो ये रकम बटा मात्रा एक फार्मूला है, वो आप याद रखेंगे कि 1/5। ठीक है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदा और बेचा कितने में, 1 रुपये में 4 पेन बेचा। इस तरह से ऐसे इसको ऐसे गुना कर दें, इसको ऐसे गुना कर दें, तो 4 से 5 बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब 25% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है,
ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो 1 लिखें, 5 लिखें, 1 लिखें, 4 लिखें, ठीक है। कोई भी चीज़ एक बराबर करें तो यहाँ पे तो पहले से ही 1 बराबर है, तो इसका जो सिर्फ 1 में 4 से 5 हो रहा है, मतलब कि 25% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 305 को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 जो हो वो तीनों आपस में बराबर हो। तो आपको बताना है कि उसके बाद जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, सी का हिस्सा, ठीक है। तो बराबर हो तो तीसरे का हिस्सा ज्ञात करें। आपको जो तीसरा का हिस्सा आपको बताना है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप तीनों को जो प्रश्न में कहा जा रहा है वो लिख लें। 3/7 बराबर 2/3 बराबर 4/5। वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है। अब इस तरह से नीचे से जो ऊपर से 3, 2, 4 है इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 2, 4 का 12 एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से जब नीचे 12 से गुना कर देंगे तो 3 चौके 12, तो 7 चौके ये 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 कर देंगे तो छात्र ये 18 हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा। और यहाँ पे 12 कर देंगे तो 4 तिया 12, तो 5 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो रेशियो है वो 28, 18 और 15 का बना, 28, 18, 15। तो टोटल जो हमारा जो नंबर है वो कितना आया, टोटल नंबर हमारा 61 आया। लेकिन दिया हुआ है कि टोटल जो नंबर है वो 305 है। तो 305 है तो 5 टाइम्स में ये कट जाता है, तो हमारा 1 का वैल्यू 5 आ गया। तो हमें 15 का वैल्यू याद करना है। तो 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 का वैल्यू 75 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हैं, ये एक नहीं है, क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार के पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली जाती है। तो कुल मिलाकर काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको बताना है कि कितने दिन में समय पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आप जानकी को लिख लेंगे, उसके बाद मानसी को लिख लेंगे। तो जानकी कितने दिन में करती है, 45 दिनों में करती है, और जो मानसी होते हैं वो 72 दिनों में करती है। इस तरह से आप यदि इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 360 आएगा। एलसीएम कैसे लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या ले लें। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 72 है। और उसके बाद 72 में कौन कौन सी संख्याएं नहीं है, तो 72 में आप जान रहे हैं कि 72 में 5 नहीं है, तो 5 से इसमें गुना कर देंगे। तो इस तरह से 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा। जो हमारा 360 एलसीएम आया, तो 45 8 360 और 72 5 360, ठीक है। तो जानकी का एफिशिएंसी 8 आ गया और मानसी का एफिशिएंसी 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, जानकी और मानसी जो था, उन्होंने जो 33 दिन कौन काम किया, तो मानसी काम छोड़ के गई है, ठीक है। कौन काम छोड़ के, 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली जाती है। तो जानकी ने काम छोड़ी तो मानसी तो काम करी, ठीक है। तो मानसी तो 33 दिन टोटल काम की होगी। तो मानसी का तो 33 दिन का काम था, तो 33 में 5 से यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, ठीक है। 33 में यदि 5 से गुना करेंगे तो 165। उस तरह से 360 में जब 165 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 195 काम अभी भी बचा रहेगा, ठीक है। 195 काम अभी भी बचा रहेगा। और 195 काम करेगा कौन, तो 195 काम दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। तो 195 13 से चलेगा, तो एक मरतब में 13 लगेगा और यहाँ से 15, 13 बजे 65। इस तरह से दोनों 15 दिन काम किए और 33 दिन मानसी अकेले काम की। तो 33 + 15, इस तरह से टोटल 48 दिन में काम पूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। आप अपने तरीके, जिस तरीके से बनाते हैं उसी पे ही लगे रहें, यह मेरे बनाने का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए अकेले कार्य करना शुरू करता है, कुछ दिन बाद बी साथ कार्य करने लगता है। कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगे। तो बी ने बताओ कि कितने दिन बाद बी ने कार्य करना आरंभ किया था। तो उसी तरह से इसको भी जो सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे कि ए कितना दिन किया, तो ए 25 दिन, बी कितना दिन, तो बी 45 दिन। इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो एलसीएम आपका, इसमें भी वही हल करेंगे कि 45 आप यहाँ लिख दें। अब देखें कि इसमें कौन से नहीं है, तो 25 में 2 5 है, लेकिन 45 में 1 5 है, तो 1 5 को गुना कर दें। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा 225 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9 या 5 आ गया। उसके बाद 20 दिनों तक कार्य कौन किया, तो कार्य को पूरा 20 दिन में लगा और बी बाद में जुड़ा था। तो मतलब ए है जो सारा दिन कार्य करते रहा। तो ए तो 20 दिन कार्य जरूर किया, तो 9 × 20 तो हमको करना पड़ेगा। मतलब इतना दिन ए कार्य किया, तो 180 जब इसमें से हटा देंगे, 180 जब इसमें से हटा देंगे तो 45 कार्य सिर्फ बच जाएगा। और 45 कार्य किसने किया, तो 45 कार्य बी ने किया। तो 45 कार्य कितने दिन में किया, 9 दिन में किया।
ठीक है, 20 दिन पहले काम किया और 9 दिन बी ने किया। ठीक है, तो इस तरह से जो हटा देंगे तो केमा दिन 11वां दिन बी काम करने के लिए जुड़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। आप अपने तरीके से देख लेंगे आप कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रथिन और ब्रिटेन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वो मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रिटेन अकेले इस काम को करती तो कितने दिन में काम को समाप्त कर पाती। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप करेंगे कि जैसे देखिए, रथिन और ब्रिटेन के कितने दिन का काम जो था, रथिन और ब्रिटेन है उसके कितने दिन का काम ब्रिटेन को अकेले करना पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है वो 15 दिन में कार्य समाप्त होना था। ठीक है, टोटल 15 दिन में कार्य समाप्त हुआ और उससे 5 दिन पहले जो था वो रथिन जो है वो काम छोड़ दिया। मतलब कितने दिन काम चला, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन साथ मिलकर दोनों ने काम किया। ठीक है, 10 दिन दोनों ने साथ मिलकर काम किया और कार्य समाप्त कितने दिन में होना चाहिए था, 12 दिन में। तो 2 दिन कार्य नहीं किया, तो रथिन और ब्रिटेन जो है वो 2 दिन कार्य नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम हुआ कि वही जो कार्य था उसको ब्रिटेन को 5 दिन लग गया करने में। ठीक है, 10 दिन था लेकिन 15 दिनों में पूरा हुआ, तो 5 दिन उसको लग गया। तो इस तरह से रथिन और ब्रिटेन का जो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो हमें यहाँ से पता चल गया कि 3 और 2 का रेशियो आ गया। ठीक है, 3 और 2 का रेशियो आ गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ से 3 और 2 का रेशियो आ गया, तो आप जानते हैं कि 5 टोटल कितने दिन कर रहे हैं, 5 से 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहते हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क को किसको करना है, तो सिर्फ ब्रिटेन को करना है। तो 2 से ब्रिटेन करेगी तो 2 से 6 हो जाएगा, तो 5 6 30 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। तो आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। यदि आपका कोई अच्छा और तरीका तो आप उसी से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि 500 रुपये का 7% की वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% की वार्षिक दर से और 1000 रुपये का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का कुल साधारण ब्याज निकालना है। आसान सा सवाल है। मैं जो नीचे का 100 होता है उसको हटा देता हूँ पहले से ही, तो 500 में से 100 हटा देंगे तो 5 बचेगा, और हर बार 3 वर्ष है तो 3 पहले से ही कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 3 कॉमन ले लूँगा तो 5 यहाँ सिर्फ बचेगा, तो 5 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 7 है, 7 दहियों कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ 10 है तो 10 चौके 40 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो 435 आंसर हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में 10 घटा दिया जाए तो बीच वाला जो अंक है वो समांतर माध्य में आ जाता है, वो मीन में आ जाता है। ठीक है, तो इस जो पूरी तरह से समुच्चय है उसका परास कितना होता है, उसका जो रेंज होता है वो 20 हो जाता है। तो इन संख्याओं में का मूल जो समुच्चय है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि एवरेज जो 3 नंबर का है वो 28 दिया हुआ है। पहले जो नंबर में है उसमें 7 को ऐड किया जाता है स्मॉलेस्ट नंबर में। ठीक है, और जो 10 घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है लार्जेस्ट नंबर में। उसके बाद जो मिडिल फिगर जो बनता है वो क्या होता है, तो मिडिल फिगर अर्थमेटिक मीन हो जाता है। और जो इसका जो न्यू सेट बना, न्यू सेट का जो रेंज होता है वो बिकम्स 20। ठीक है, रेंज जो होता है वो 20 बन जाता है। तो आपको निकालना है कि लार्जेस्ट नंबर जो है वो ओरिजिनल सेट का वो कौन सा था। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ओरिजिनल सेट का कौन सा है। तो ये एवरेज और एवरेज का सवाल है। तो देखते हैं इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मान क्या लिए ये दिया हुआ है कि 28 एवरेज है। अब आप यहाँ से एक इफेक्टिव चेंज निकालेंगे कि इफेक्टिव चेंज कितना होता है। तो 7 जोड़ें। ठीक है, 7 जोड़ रहे हैं और उसके बाद 10 घटा रहे हैं। ठीक है, 10 घटा रहे हैं मतलब इफेक्टिव जो चेंज आ रहा है वो -3 का आ रहा है। ठीक है, -3 का चेंज टोटल पे आ रहा है कितने व्यक्तियों पे, तो टोटल नंबर है जो कितना है वो टोटल नंबर 3 है। तो 1 पे कितना चेंज आएगा, एवरेज में कितना चेंज आएगा, तो एवरेज में 1 का चेंज आएगा, मतलब 1 की कमी आ जाएगी। तो एवरेज अब 28 था तो अब कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज अब 27 हो जाएगा। 1 की कमी आकर एवरेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो एवरेज हमारा 27 हो जाएगा। अब हमारा जो एवरेज है, बीच का जो वैल्यू है वो क्या है, तो बीच का वैल्यू 27 है। अब बीच का वैल्यू 27 है। अब ऑप्शन से हम उठाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 को पहले चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ से बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो सबसे पहले 47 लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि 47 हम उठा लिया कि थर्ड नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है
ऑप्शन में कौन देगा? जो सबसे बड़ा नंबर है वही ना पूछ रहा है हमसे, तो सबसे बड़ा नंबर 47 है। लेकिन सबसे बड़े नंबर में हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे बड़े नंबर में 10 घटा रहे हैं, मतलब ये 37 होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि ये अर्थमेटिक मीन है। बातों को ध्यान देंगे, अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह सेम होगा। तो यहाँ 10 कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ भी 10 कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह से जो यहाँ बनेगा वो यहाँ पे 17 होगा। तो इस तरह से हमारा 3 अंक बन गया, 17, 27 और 37। ये अर्थमेटिक मीन में है, ये यहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जो बोल रहा है कि जो न्यू सेट बना, इसका जो रेंज है, जो परास इसका है, जो वो कितना हो जाता है, तो परास 20 हो जाता है। क्या 20 परास है? परास का मतलब होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो वो परास कहलाता है। तो क्या इसका परास 20 है? तो हाँ, परास 20 है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर बनेगा 47, इसका आंसर बनेगा। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लें यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से वे अपने एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय पर शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, जबकि पॉल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंच जाता है। यदि पीटर की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो पॉल की चाल याद करें। ऐसे जो सवाल हैं जिसमें यहाँ से कोई व्यक्ति है वो यहाँ पे मिलता है, एक व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ पे मिला, एक व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ पे मिला, और ये चला गया इसके गंतव्य स्थान पे और ये चला गया इसके गंतव्य स्थान पे, मतलब ये चला गया यहाँ पे और यदि बी यहाँ हो तो बी चला गया यहाँ पे। तो ऐसे जब प्रश्न हो तो इसके लिए 3 जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखेंगे। एक मिलने का समय पूछा जाता है, एक क्रॉस करने के बाद मिलने का समय पूछा जाता है, तो इस तरह से एक डिस्टेंस पूछा जाता है। तो इस तरह से 3 फॉर्मूले जो है वो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़े भी होंगे। तो वही ये 3 सवाल यहाँ से आएंगे, तो उनमें से एक सवाल हमको पूछा गया है बस। तो चलिए उस सवाल को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो होता है। तो इसमें जो SP होगा, ठीक है, SP, ठीक है, P जो पीटर का जो कस्बा है, ठीक है, और S जो पॉल है, स्पीड ऑफ पॉल, ठीक है, पॉल को PU से लिख रहा हूँ। तो पीटर और पॉल है, इसका अंडर रूट जो होगा वो उल्टा हो जाएगा T2/T1। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, इसी से बन जाएगा। एक फार्मूला होता है T1/T2, T1 इंटू T2, मिलने का समय बराबर। इस तरह से एक और फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, तो स्पीड ऑफ पीटर कितना है, 30 है, जो निकालना है वो x हो जाएगा, और अंडर रूट इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद अंडर रूट हो जाएगा हमारा T2/T1 मतलब 6/13.5। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 60 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 135 और इधर हो जाएगा 60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2/3 मिलेंगे, यहाँ से 2/3, और 2 से 30 को काटेंगे तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, और x में 15 तिया 45 इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा 45, ठीक है, ऑप्शन 45 इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 400 पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है। 400 पढ़ने के लिए ये जो डेटा है इसका कोई आवश्यकताएं नहीं है, ठीक है, 400 का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो 400 किलोमीटर स्थित जो दूर शहर है वहाँ पहुँचना है, मतलब 400 से कोई मतलब रीजन नहीं बनता है। चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, रिलेटिव स्पीड का ये सवाल है, ठीक है। तो चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 30 मिनट यदि चलेगा तो वो कितने किलोमीटर चलेगा, तो वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और जो पुलिस है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड जो होगा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनेगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा, 3/2 घंटा लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, 3/2 घंटा। तो 3/2 घंटे पुलिस चलेगा, और पुलिस की जो चाल है वो कितना है, 80 है। तो इस तरह से जो स्पीड निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 2 चौके 8 मतलब 4×12 120 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D 120 किलोमीटर पुलिस चलेगा तो चोर को पकड़ लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 30 स्क्वायर मीटर है और स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 डिग्री है। इसमें जो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोटेनस ये हो गया, हाइट बोल रहा हूँ, हाइपोटेनस, ये 3 दुआ है। और जो डिफरेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है, किसके किसके बीच का, ऊंचाई और आधार, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 7 दिया हुआ है। तो आप ट्रिपलेट्स देखेंगे कि कौन सा ट्रिपलेट इस पे फिट बैठता है, तो आप देखेंगे कि 5, 12, 13 ये यहाँ पे फिट बैठता है। 5 में 12 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। और इसका एरिया भी निकालेंगे तो 6 आएगा। एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ से भी हमारा जो एरिया है वो 30 आता है। तो आप पैरामीटर यहाँ से निकाल देंगे कि PBH पैरामीटर होता है। तो इस तरह से PBH जब करेंगे तो 12, 13 और 5 जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 30 हमारा पैरामीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोण जो MNP और त्रिकोण DEF समरूप है, ठीक है, वो सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो त्रिकोण MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर है और त्रिकोण DEF का जो क्षेत्रफल है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा यदि 64 है तो DEF की सबसे लंबी भुजा कौन है, तो सभी बराबर होते हैं, ठीक है, सभी बराबर होते हैं। जो जितने रेशियो में वो बढ़ेगा वो उतने रेशियो में ही वो अगला बढ़ता है। जब सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो हमको कौन कौन सा ट्रायंगल दिया गया है, तो MNP दिया गया है, MNP दिया गया है और यहाँ DEF दिया गया है। इस तरह से जो इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 1024 होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर में बढ़ता है, ये आपने पढ़ा होगा। और इसका 144 दिया गया है। तो 76 जब स्क्वायर में बढ़ता है तो इसका जो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 32 और जो इसका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है, इसका वैल्यू 12 आ जाएगा, इसका वैल्यू 32 आ जाएगा। वहीं MNP की जो सबसे लंबी भुजा है वो कितनी है, 64 है। MNP की जो सबसे लंबी भुजा है वो 64 दिया हुआ है, ठीक है। और MNP के जो सबसे लंबी भुजा है वो 64 दिया हुआ है, मतलब कि 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, गुना 2, मतलब कि ये जो है वो 24 हो जाएगा, 24। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है कि एक हवाई जहाज स्थित ऊंचाई h पर उड़ रहा है। प्रातःकाल 10 बजे वह 30 डिग्री उन्नयन कोण पर दिखता है, लेकिन 1 मिनट बाद वह 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर प्रति घंटा है तो h का मान ज्ञात करें कि वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है। तो चलिए इसका फिगर बना के देखते हैं कि किस तरह का सवाल ये कह रहा है। तो ये h ऊंचाई की हाइट पे उड़ रहा है और यहाँ से जो इसका कोण है वो कितना है, तो यहाँ से इसका कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन वही कितने मिनट बाद, तो 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट बाद ये जो कोण है वो कितना हो जाता है, तो 1 मिनट बाद ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है, ठीक है, 1 मिनट बाद ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। ये जो 1 मिनट लगा, ठीक है, इसी का डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट यदि लगा, यहाँ का डिस्टेंस हम निकाल लें और इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिनट में, तो इस तरह से हमारे हाइट निकालने में ये सहायता करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 है, ठीक है, डिस्टेंस 1 मिनट लगा और चला कितने से, 960 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और डिस्टेंस कितना लगा, 1 मिनट लगा। मिनट को जब बदलेंगे, मिनट को जब बदलेंगे तो इस तरह से जो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो डिस्टेंस 16 किलोमीटर निकल के आएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 16 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारा 16 किलोमीटर आएगा, इसीलिए जब छोटा ट्रायंगल में हम बड़े ट्रायंगल में लगाते हैं 1060 का जब वैल्यू सॉल्व करके आप 1060 निकालेंगे, जब 1060 का आप वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ से आपका h का वैल्यू आ जाएगा x√3। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू x√3 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मुझे जगह बहुत कम मिल पा रहा है। इस तरह से जब आप 1030 निकालेंगे तो 1030 जब निकालेंगे तो ऊपर भी h आएगा, तो वहाँ से भी h का वैल्यू समान होगा और यहाँ से भी h का वैल्यू समान होगा। तो जब दोनों h के वैल्यू को आप इक्वेट करेंगे, ठीक है, जब दोनों h के वैल्यू को आप एक जगह लिख देंगे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ कुछ, तो जब दोनों h के वैल्यू को आप इक्वेट करके लिखेंगे तो x√3 ये ऊपर वाला h में बैठेगा और यहाँ पे नीचे 16 + x आ जाएगा,
ठीक है। 16 + x, इसका वैल्यू हमने 16 निकाल रखा है, और ये जो x है ये 16 वैल्यू निकाल रखा है, और उसके बाद इधर का वैल्यू x जो है वो दे रखा है, ये वैल्यू x आ गया, और ये 16 हमने निकाला था। तो इस तरह से 16 + x जब इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 8√3, ठीक है। 8√3, h बराबर 8√3 आएगा। जब √3 को 1.73 से गुना करेंगे तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो 13.86, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा 13.86। जो नेक्स्ट सवाल है कि M इज सन ऑफ P, Q इज द ग्रैंडफादर ऑफ O, हु इज द हस्बैंड ऑफ P, ठीक है। ये रिलेशन से सवाल है। तो P और जो M P का पुत्र है, ठीक है। M जो है वो किसका पुत्र है, वो P का पुत्र है। Q O की पोती है, Q है जो किसकी पोती है, वो O की पोती है, ठीक है। O की पोती है Q, जो P का पति है, ठीक है। P का पति कौन है, तो P का पति है O। O जो है P का पति है, तो P होगी पत्नी होगी, मतलब इसके बेटी है, तो इसकी बेटी है। जब इसकी पोती की बात करेगी मतलब कि वो जो Q है वो M की ही बेटी है, M की ही बेटी है, तभी वो पोती कहलाएगी। तो इस तरह से हमारा जो सवाल है वो पूछा जा रहा है कि M O से किस प्रकार संबंधित है, M जो है वो O से किस प्रकार संबंधित है, तो O का बेटा है M, तो सन हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 19 है जो 37 से उसी प्रकार संबंधित है जैसा 26 किससे है, ठीक है। तो 19 37 से किस प्रकार है, तो 19 को 2 से गुना कर लें और -1 कर दिए, ठीक है। तो 37 आ गया। उसी तरह से 26 को 2 से गुना करेंगे, 26 को 2 से गुना करेंगे, -1 करेंगे, तो 51 हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर B, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज है, इसके बीच में आपको पता करना है कि कौन सा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा आंसर बनेगा। तो ये सीरीज को जब देखेंगे ध्यान से तो ये 8 × 2 हो रहा है 16, ठीक है। 16 × 3 हो रहा है 48, तो यहाँ 48 × 4 होना चाहिए, और इसके बाद 48 × जो उसके बाद जो भी वैल्यू है उसमें 5 का गुना होना चाहिए, और उसके बाद जो भी वैल्यू आ जाएगा उसमें 6 का गुना होना चाहिए। तो यही वैल्यू यहाँ पे इक्वेट होता है। तो 48 में हम किससे गुना करेंगे, तो 48 में 4 से गुना करेंगे, 48 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32 एक ही आ रहा है जिसमें 2 यूनिट डिजिट है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर बनेगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीरीज है, यहाँ पे कौन सा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसके बाद 2 में 3 से गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर से 1 जोड़ा तो 7 आया, 7 में फिर से 3 से गुना कर दिए, उसमें फिर से 21 में 1 जोड़ा तो 22 आ गया, और 22 में फिर से 66 से 3 से गुना कर दिए, उसके बाद फिर से 1 जोड़ा तो 67 आया, और 67 में फिर से 3 से गुना कर दिए। तो 67 में जब 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, 2 ही आंसर यहाँ से बन सकते हैं, 201 या 301। तो जब 36 या 18 बन रहा है मतलब 200 के आसपास आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा 201। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द है वो अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, ग्रैंड मदर से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ग्रैंड मदर में L कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन B ऑप्शन में L मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिरर इमेज है, ये A जो है वो मिरर है, तो इस तरह से आप मिरर इमेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो इन सवालों को हल करने के लिए आप जो मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है, मिरर इमेज में सिर्फ ईस्ट और वेस्ट में चेंज आता है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट में चेंज आएगा, नॉर्थ साउथ में कोई भी चेंज नहीं आता। नॉर्थ साउथ वाटर इमेज में चेंज आता है, तो नॉर्थ साउथ में कोई भी यदि चेंज आता है तो उसको आप गलत मानेंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ में कोई चेंज नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको आप गलत मानेंगे। तो ऑप्शन A या B इसमें से आंसर होना चाहिए। ऑप्शन A इसका आंसर होगा, या फिर ऑप्शन इसका B आंसर होगा। तो जो मिरर के जितने नज़दीक होगा वो मिरर के उतने ही नज़दीक आएगा। तो इस तरह से जो ये वाला देखिए मिरर के नज़दीक है, तो ये मिरर के इस साइड भी नज़दीक ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर A इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से सवाल है, इसको आपको मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो इसको कौन सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है कि 13 और 19 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 13 19 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा, और उसको फिर से उसको 8 से भाग दे दिया, ठीक है। 8 से भाग दे दिया तो 4 आएगा। इसी तरह से 71 और 9 है, उसको 80 आ जाएगा, 80 को जब 8 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से 128 और 132 को जब 28 और 132 को जब जोड़ेंगे तो आपको 160 यहाँ पर मिलेगा। 160 को जब 8 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर 20 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन देख लिए।
25 क्वेश्चन किसके किसके, तो मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखें। इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के मैथ रीजनिंग के सवाल हमारे टेस्ट में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब इंग्लिश से हमको यहाँ पे 25 सवाल मिलेंगे, इंग्लिश से 25 सवाल मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश में कैसे कैसे सवाल हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपको एसएससी का प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है, एसएससी का PYQ ही है, या फिर कोई अदर क्वेश्चन जो ठीक लगे वो मैंने ऐड किया है। सामान्यतः एसएससी के PYQ हैं जो कि इन्हीं की आने की संभावनाएं एग्जाम में ज़्यादा होती है, इस कारण से मैंने एसएससी PYQ को ही सेलेक्ट किया है। तो ये आपका कॉमन एरर है, इसके 3-4 पार्ट दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचान करनी है कि कौन सा पार्ट एरर है। तो मच ऑफ लैक द इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑफ पेशेंस, तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे गलत है, ठीक है। मच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे मेनी का प्रयोग होगा, ठीक है, मेनी का प्रयोग होगा। ये जब आप एक एक्सप्लेनेशन इसका फुल डिटेल में दिया गया है, आप जब PDF का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू नीड टू साइन दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बाय इंक। यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर है, बाय नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, बाय इंक नहीं इन इंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही लॉस्ट हिज हर्ट बिकॉज ही कुड नॉट कोप विथ डिफिकल्ट सिचुएशन। जो लॉस्ट हिज हर्ट जो लिखा हुआ है, ये लॉस्ट हर्ट जो होता है वो इडियम एक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉस्ट हर्ट। जो लॉस्ट हर्ट्स होता है इसका मतलब होता है कि कुछ आप करना चाह रहे थे जो कि आपसे हुआ नहीं, तो ये इस मीनिंग में लॉस्ट हर्ट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, अंडरलाइन सेगमेंट को इम्प्रूव करना है। तो डिटरमाइंड इन एक्सपेंडिंग, तो डिटरमाइंड जो होता है वो इन नहीं डिटरमाइंड टू लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर होगा डिटरमाइंड टू प्रीपोजिशन, जो एरर यहाँ पे दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है कि द लिटिल गर्ल सेड दैट दोज बटरफ्लाई वर वेरी कलरफुल। तो ऑप्शन नंबर जो 5वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा कि द लिटिल गर्ल सेड दीज बटरफ्लाइज आर वेरी कलरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है कि ही सेज सेम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, सेम गुड्स आर पुअर क्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ही सेज दैट सम गुड्स, सेम पढ़ रहा था, सम गुड्स आर पुअर क्वालिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में चेंज करना है कि यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, ठीक है, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बनेगा, इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, ठीक है, उसे देखना चाहिए, उसे भरोसा करने के लिए वो देखना आपको जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है कि वॉक्स, ठीक है, वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आसानी से दिख रहा है कि वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका सीधा सा मतलब बन रहा है कि इंडिया डिफिकल्टी से जो सुखोई जो है उसको, जो फाइटर है उसको रसिया से अपग्रेड करने के लिए जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है उसको रसिया से अपग्रेड कर रहा है। ये डिफिकल्टी का एक सिचुएशन है जिसको इंडिया ने जो फॉर्मली है वो अचीव किया है। तो यहाँ पे प्रोक्यूर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोक्यूर भरा जाएगा। प्रोक्यूर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को, समथिंग को ऑब्टेन करना, स्पेशली विद डिफिकल्टीज, ठीक है। जो आप उस समय न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रसिया से हथियार खरीदने के लिए जो अमेरिका है वो किस तरह से भारत का आलोचना कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो क्लोज टेस्ट है सूटेबल वर्ड यहाँ पे आपको चूज करना है। तो आप जब इन मेक इन इंडिया पे ये थोड़ा सा छोटा सा पैसेज है इसको आप पढ़ेंगे तो पहला जो ऑप्शन है मैन्युफैक्चर एम यहाँ होगा एम्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर मिलेगा एम्ड, ठीक है, एम्ड। जो दूसरा जगह जो हमारा ऑप्शन होगा कि मोस्ट सूटेबल, जो दूसरा पॉइंट पे मोस्ट सूटेबल कौन सा होगा, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है 11 का आंसर क्या होगा, तो 11 का आंसर बी बनेगा हव। उसी तरह 12 जो है 12 का ऑप्शन बनेगा डी 2 बनेगा। उसी तरह जो 13 है 13 का ऑप्शन बी बनेगा डेवलपमेंट, और जो 14 है 14 का डी बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में दिया गया है सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस। तो सफलिंग ऑफ सेंटेंस से ये सवाल है, यहाँ पे A B C D E F
ये 4 जो पैराग्राफ है जो पैराग्राफ को आपको तोड़ के दिया गया है, आपको ये जो पैराग्राफ है उसको अरेंज करना है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, ABCE, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ADBECF, ठीक है, ADBECF। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आसानी से सॉल्व होता है। यदि मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं इन सब का सिर्फ आंसर बताते चला जा रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट की तलाश करनी होती है, उसके बाद जो आते रहता है वहाँ से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी जंबल से ही दिया गया है, मतलब कि सफलिंग ऑफ सेंटेंस से ही दिया गया है। जो 16 है इसका आंसर जो हमारा बनेगा DACB, ठीक है, DACB, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मैं ये टेस्ट सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आपको एक अनुमान लग सके कि किस तरह के प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं, क्या ये हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है, क्या मुझे ये टेस्ट देने चाहिए, इस कारण से मैं इसे लेके आया हूँ, ठीक है। और कोई इसका पर्पस मुझे आपको इंग्लिश बताना नहीं है, मैं सिर्फ टेस्ट को दिखाने लेके आया हूँ। उसके बाद एक आपको पैसेज दिया गया है, ठीक है, रोमन एम्पायर पे एक पैसेज दिया गया है। उसके बाद आपको इस पैसेज पे ही 5 सवाल दिए जाएंगे, तो उन 5 सवालों को आपको हल करना है। तो आप यहाँ से मैं सिर्फ आपको आंसर बताते चलता हूँ कि कौन सा आंसर किस जो सब क्वेश्चन है किसका कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले 17 नंबर है कि मच ऑफ द इकोनॉमी इन रोमन एम्पायर वाज रन ऑन, तो इसका जो आंसर होगा वो स्लेव लेबर, ठीक है, जो स्लेव लेबर बॉन्डेज लेबर होते थे, मजदूरी जो बंधुआ मजदूर होते थे उन्हीं के द्वारा रन किया जाता था इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये सब जो होता है वो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। ये जो बी है, द रोमन एम्पायर फ्लोरिस्ड लॉन्गर इन द वेस्ट, ये ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, तो वो इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिज आर नॉट मटेरियल रिमेन्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 20 का है वो बी बनेगा, एनल्स, ठीक है, एनाल्स, ठीक है, एनाल्स इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 21 है कि हु वर पेपैरोलॉजिस्ट, ठीक है, पेपायरोलॉजिस्ट जो है वो कौन सा है, तो जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बी बनेगा, स्कॉलर हु पब्लिश डॉक्यूमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। जब आप पीडीएफ देखेंगे, ठीक है, जब आप पीडीएफ देखेंगे इसका सॉल्यूशन का जो पीडीएफ आप परचेज करने के बाद जो हमारा टेस्ट है 10 टेस्टों का, उसे आप जब देखेंगे तो इन जो सवाल हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो उनको समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 22वां नंबर है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ गिवन सेंटेंस, ठीक है, OWS आपको बताना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है कि ए पर्सन हु शोज पीपुल देयर सीट्स, तो इसका जो आंसर होता है वो असर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा असर, ठीक है। गार्ड जो किसी को प्रिवेंट करता है, वॉचमैन जो रक्षा करता है, जॉब जो बिल्डिंग के गार्ड के रूप में जो रक्षा करता है उसे वॉचमैन कहते हैं। तो आपको पीडीएफ में सारे डिटेल से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरलाइन जो इडियम केम टू लाइट, ठीक है, ये अंडरलाइन जो इडियम फ्रेजेज है इसको आपको आंसर बनाना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विन रिवील्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यूज होगा विन रिवील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिनोनिम है वो कौन सा है एग्रावेट का, ठीक है, एग्रावेट का सिनोनिम, तो इसका इंटेंसिफाई होता है। इंटेंसिफाई का मतलब होता है टू मेक समथिंग ग्रेटर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और एग्रावेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स एंड मोर सीरियस, ठीक है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा एग्रावेट। एग्रावेट का सिनोनिम क्या होता है, इंटेंसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडोलेंस कंडेंस का जो एंटोनिम है वो आपको याद करना है। तो कंडेंस का एक्सपेंड होता है, कंडेंस का मतलब कम करना और एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो हमने इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन देख लिए कि किस तरह के हमारा लेवल टेस्ट में रहने वाला है। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का जो टेस्ट का लेवल रहने वाला है। तो हमने
एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है कि जो हमारा ये जो टेस्ट है वो किस तरह का पेड टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये टोटल 10 टेस्ट होंगे, ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो यदि आप हमारे कंटेंट को पसंद आ रहा है, यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको जो टेलीग्राम है, हमारा जो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर मेरा मेल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमसे टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट करें। वहाँ पे आप ये पेमेंट लिंक दिया हुआ है, ये इसके थ्रू आप पेमेंट करके 149 रुपये में 10 टेस्ट खरीद सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें मेल या फिर टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमसे जुड़ सके और अपना जो लाभ है वो ले सके हमारे कंटेंट से, और अपना जो सीट है वो सुनिश्चित कर सके और एक अच्छी जॉब पे जा सके। यह टेलीग्राम का लिंक है जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।